आपको काफ़ी पहले समय हमने सतर्क किया था, अभी और सतर्क कर रहा हूँ। यूरोप की स्थिति भी आने वाले दिनों में खराब होगी। ये युद्ध जो है टोटल 7 साल तक चलने वाला है। इसमें ईरान रहे, न रहे दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पर इस युद्ध के जो पूरे बादल हैं ये सब देशों में फैलेंगे। एक लेवल के बाद इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होगा, रशिया भी इन्वॉल्व होगा और आप देख रहे हो युद्ध किस तरफ जा रहा है। तो ये अभी भी 16-17 दिन के अंदर संभावना है कि लड़ाई और बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में। नमस्कार, नमो नारायण। काशी की यात्रा और दिल्ली का प्रदूषण के बाद आश्रम पहुंचा हूं और कुछ ही घंटे हुए टीम ने कहा कि काफ़ी प्रश्न हैं, काफ़ी जिज्ञासाएं हैं और उन जिज्ञासाओं पे आज किसी भी तरह से एक आपको जवाब देना होगा। तो वो जवाब इसलिए दे रहे हैं कि यस, नवरात्रि के विषय में भी पिछला जो वीडियो है नवरात्रि की शक्ति साधना, लेकिन दुबई में जो स्थितियां हैं, दुबई की स्थितियों को लेकर के काफ़ी चिंतित जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मंत्र दीक्षित हैं। यूरोप में कई मंत्र दीक्षित हैं, अमेरिका में कई मंत्र दीक्षित हैं, उनके प्रश्न हैं। दुनिया में जो हो रहा है वो तो आप आंखों से देख रहे हो। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तो 14वां दिन, कल जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा 14 मार्च शनिवार को तो शायद युद्ध का 15वां दिन होगा और आप देख रहे हो युद्ध किस तरफ जा रहा है। रिपोर्टिंग को सेंसर लगने के बाद भी दुबई पर हमले तो बहुत बड़े स्केल पे हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया कवर नहीं कर रही है। दूसरी बात, दुबई से जो वहाँ रहने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, वो वीडियो भेज भी नहीं सकते। रीज़न, अगर वो पकड़े जाते हैं वीडियो देने के इस चक्कर में तो डिपोर्ट हो सकते हैं या उनको फाइन लग सकता है। हमें जो भी सामग्री मिलती है वो मेरे यूरोप से संबंधित जो गोरे लोग हैं वो ही दे रहे हैं। गोरे लोग बड़े कॉन्फिडेंस से वीडियोस भी भेज रहे हैं, जानकारी भी भेज रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि आप पूछो अल जजीरा वाले कहाँ हैं, CNN कहाँ है, BBC कहाँ है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, वॉर किस तरफ जा रही है। तो जो आपने थंबनेल देखा, उस थंबनेल पे मैं कहूँगा कि यस, ये थंबनेल सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये गैस क्राइसिस को लेकर के, वाटर क्राइसिस को लेकर के और USA की स्ट्रेटेजी को लेकर के, साथ साथ में हमारा उद्देश्य जो स्पिरिचुअल है। दुनिया में जंग तो होती रहेगी, इस अब जंग को रोका नहीं जा सकता। अगर आपको याद हो किसका होगा विनाश 2025 की अगर भविष्यवाणियां आप सुनेंगे, क्लियर कट लिखा हुआ था। मैंने कहा था कि ईरान और इजराइल की दोस्ती होगी। तब बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के मेरे पास फोन आ गए कि ईरान इजराइल की दोस्ती कैसे होगी। भाई ऐसे होगी कि जब तक ईरान की रेजिम इजराइल के फेवर में नहीं बैठती है, अमेरिका के फेवर में नहीं बैठती है, तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। और ये युद्ध एक न एक दिन समाप्त तो करना ही है। तो उसका मतलब ईरान में एक न एक दिन वो सरकार बनेगी, देर सवेर, तब तक ईरान लड़ेगा। और ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। पर साथ साथ में एक दूसरी चीज भी आप देख लो। मैं काफी चलते हुए जब ट्रैवल भी हो रहा था या और कहीं प्रोग्राम्स भी हो रहे तो उस पर भी विचार चल रहा था कि जो 56-57 देशों की उम्मा है इस्लामिक, वो आपस में हमेशा बोलते थे हर मुद्दे पे साथ हैं, स्पेशली कश्मीर के मुद्दे को लेकर के या भारतीय मुसलमान को लेकर के। पिछले दिनों आपने देखा उत्तम की लिंचिंग हुई, मुसलमानों ने उसको होली के दिन पर मारा है जिस तरह से। कितने मुसलमान ही बाहर निकले और कहा कि गलत है। कोई ओवैसी से पूछे भाई खोलना, अभी अपना मुंह खोलना, बता कि जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची 12 साल की नाबालिग है, उनके नाबालिग वाले पत्थर पत्थर तक फेंकते हैं और वो कहते हैं कि ये तो नाबालिग थे। तो ये बलून जो पानी का जो है वो फेंकने वाली एक बच्ची नाबालिग थी, जिसके बात को लेकर के इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ और एक युवक की जान ले ली गई और बड़ी बेदर्दी से। हिंदुओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अभी रमज़ान का पवित्र महीना है उनके लिए, जिस महीने में इबादत होनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ होना चाहिए, वो आपस में लड़ मर रहे हैं और खूब देर धनाधन मार रहे हैं एक दूसरे को। और मैं भारतीय मुसलमान एक स्त्री का वीडियो देख रहा था, कितनी बेशर्मी से वो कह रही है कि हम न कभी भारत के थे, न हैं, न रहेंगे। इस तरह के जो ये मानसिकता वाले लोग हैं ना, यही कभी सोचा है, विचार किया है कि इतने पवित्र महीने रमजान में
ये मुसलमान आपस में लड़ मर क्यों रहे हैं अरब में? क्योंकि इसी अरब के पेट्रोल ने, इसी अरेबिया ने, इसी मिडिल ईस्ट ने पूरे दुनिया में गंद मचा रखी है। जितने मदरसों के अंदर जो आप फिदाइन किस्म की मानसिकता के लोग देखते हो, यूरोप के अंदर जितनी तबाही देखते हो, ये सऊदिया की और मिडिल ईस्ट की दी हुई तबाही है। और आज कर्मों के सिद्धांत से वो माने न माने, इससे क्या फर्क पड़ता है? सनातन के कर्म का सिद्धांत यहां से समझ लो कि तुम्हारा कर्म ही तुमको मारता है, और वो कर्म आज सऊदिया को मार रहा है, वो कर्म मिडिल ईस्ट को मार रहा है कि तुमने जो अनाप शनाप इन जिहादी मानसिकता के लोगों को फंडिंग की, पिछले 70 सालों में पृथ्वी को नर्क कर रखा है। वो नर्क करने वाले लोग आज मर रहे हैं, वो मर रहे हैं। कोई इस्लाम मर रहा है नहीं, इस्लाम के नाम पर नर्क करने वाला मर रहा है। तो कुदरत का कानून तो काम करता है। तो खैर, हम अपने कर्म की, अपने अध्यात्म की बात करें। हम बात करेंगे भारत के अंदर जो गैस क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है, वास्तव में है भी कि नहीं है। भाई, कांग्रेस की तो लॉटरी लगने वाली है, थोड़े दिनों में देखोगे स्ट्रीट पर जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। एक दूसरा 70,000 करोड़ रुपए का होटल का स्कैम, जिसको बिरयानी स्कैम कहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से आप अखबारों में देख रहे हो कि होटल वालों को गैस नहीं मिल रही है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? दक्षिण भारत से। इसको कनेक्ट करना सीखो। हकीकत में टैक्स का बहुत बड़ा घोटाला दक्षिण भारत में कुछ सालों से ये होटल वाले बिरयानी स्कैम जिसको कहते हैं, और बिरयानी तो आप जानते हो हैदराबाद की होती है, हैदराबाद से ये स्टार्ट होता है स्कैम। और वो स्टेट रूल कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली कांग्रेस है। और आप तो जानते हो राजनीति के अंदर सबको हफ्ते जाते हैं। तो जब वो स्कैम पकड़ा जाता है तो सारे होटल वालों को नुकसान हो, इससे दक्षिण भारत से पहले हवा चलती है कि गैस की किल्लत हो गई है। भाई, जब घर की गैस को नियंत्रित करते हैं तो उसका होटल पर तुरंत पहले दिन कैसे असर पड़ता है? क्या पहले दिन से ही गैस जो है वो ईरान के हाथ में थी? नहीं। लेकिन जानबूझ करके मीडिया में स्थिर सरकार को ग्रे शेड में दिखाओ, फिर उसमें लोग जुड़ जाते हैं। एक स्ट्रेटेजी होती है, एक पूरा सा जिसको कहते हैं ना टूल किट काम करने लगता है। ये बात सच है कि गैस की किल्लत तो होनी है। कोई हमारी घर की प्रोडक्शन तो है नहीं। हम जो गैस लाते थे वो मिडिल ईस्ट वगैरह से आती थी, तो गैस तो अफेक्टेड होगी, सीएनजी होगी, एलपीजी होगी। पेट्रोल का रेट भी अभी तक स्थिर है, पर वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर भी अगर आप देखोगे $62 से लेकर के पेट्रोल महंगा होना शुरू होता है, $80 पहुंचता है, और कभी $120 पर बैरल पहुंच करके आज एज ऑफ टुडे $93.13 पे है। लेकिन ये जैसे जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर घेराबंदी होगी ईरान की, पेट्रोल महंगा होगा। और भारत में भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, आसपास के देशों की तो और हालत खराब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। लेकिन अपने मन को तनाव में आने नहीं देना। तो उस तनाव से मुक्त होने के लिए आज का जो वीडियो का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नवरात्रि के विषय को लेकर के भी आपको समझना है। ये बात सही है कि वर्ल्ड वॉर 3, वाटर एंड गैस क्राइसिस एंड नवरात्रि, जो थंबनेल आपने देखा, तो नवरात्रि की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कहूँगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवन में आध्यात्मिक रीत से समझना। कर्म के सिद्धांत को तो समझ गए कि पैसा आपके कर्म को दो नहीं सकता, जो कर्म का भुगतान मिडिल ईस्ट कर रहा है। तो अपने कर्मों को हम कैसे ठीक करेंगे? शक्ति साधना। मेरा पिछला एपिसोड भी अगर आप देखोगे, मैं टीम से कहूंगा उसका थंबनेल वापस से लगाए, नवरात्रि शक्ति साधना। उसमें मैंने ब्रीफली बाहर से ट्रैवल करते हुए भी आपको समझाया कि क्या क्या साधनाएं हम नवरात्रि की कर सकते हैं। और नवरात्रि की इस साधना के अंदर मैं करबद्ध होकर के आपसे प्रार्थना करता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मिलूंगा, परंतु इस नवरात्रि में आप अपनी तरफ से गोत्र के सहित अपना संकल्प लेकर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जिसका पूरा विवरण जो है ये नीचे चल रहे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर और हमारी वेबसाइट www.swamioupahar.com पर दी हुई है, तो उससे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ गुरु मंत्र की जो दीक्षाएं हैं वो भी पूरी कर ली जाएगी, और कुछ कमिटमेंट्स या अपॉइंटमेंट्स हैं उसको समयबद्ध देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी प्रवास में समय थोड़ा सा चला गया है। परंतु ये शक्ति की साधना के करने का पर्व है, और शक्ति की साधना इसीलिए क्योंकि 2 अप्रैल तक अंगारक योग है अभी भी। और मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो 14 मार्च, मतलब करीब करीब 16 दिन मार्च के, 2 दिन अप्रैल के, और उसके बाद जब
गुरुवार 2 अप्रैल को हनुमान जयंती आएगी, तब अंगारक युग समाप्त होगा। तो ये अभी भी 16-17 दिन के अंदर संभावना है कि लड़ाई और बढ़ेगी मिडिल ईस्ट में, दुनिया में, क्योंकि अंगारक युग का पहले से मैं ये आपको कह चुका हूं। उसका रीजन क्या है, अगर पिछले एपिसोड्स आप देखोगे तो। अब हम समझें कि ईरान कर क्या रहा है। ईरान ने वही रास्ता अपनाया है जो यूएसए उसको दिखा रहा है। ईरान आसपास के देशों में डिसैलिनेशन करने वाले प्लांट, जो पानी खा रहा है उसको शुद्ध करके पीने लायक बनाने वाले संयंत्रों पर हमला कर रहा है। पानी के बिना मनुष्य ज्यादा जीवन नहीं जी सकता। आप खान पान कम कर सकते हो, लेकिन पानी के बिना कैसे जियोगे। मिडिल ईस्ट के कुएं जो हैं पेट्रोल के, उस पर भी वो हमला कर रहा है। अगर आप पिछले बार की अटैक को ध्यान में लाओगे तो अमेरिका जो छाती ठोक कर बोल रहा था कि हमने ईरान को नस्ते नाबूद कर दिया, तो भैया ये अब मिसाइलें वो कहां से निकाल रहा है। तो कहां तुम्हें भरोसा करेंगे। तुम क्या ठीक बोल रहे हो और अब भी क्या ठीक बोल रहे हो। मेरे जानकारी में जो मेरे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जो विदेशों में हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान के पास लड़ाई का इतना साजो सामान है कि जो असली में तो उसने मिसाइलें अभी भी नहीं निकाली हैं, जो बड़ी दूरी की मिसाइलें हैं और जो करीब करीब 5,000 किलोमीटर तक नॉर्थ कोरिया की मदद से उसने बनाई है, वो उसके पास सुरक्षित है। और ऐसी जगहों पर सुरक्षित है क्योंकि 20 साल के एम्बार्गो के लगने के बाद दुनिया ये सोचती रही कि ईरान के पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, तेल के पैसे नहीं हो सकते उसके पास, तो उस पर ध्यान हट गया। इसमें लड़ाई में बुरी तरह से यूएसए उलझ तो गया, लेकिन इजराइल की स्ट्रेटजी ईरान से अब लड़ने की है ही नहीं। ईरान चाहता है कि लेबनान वगैरह के जो देश धीरे धीरे वो अटैक करते हुए उसकी जमीनों को कब्जा था जा। मैंने आपको बताया था ग्रेटर इजराइल की योजना। जब तक ग्रेटर इजराइल की योजना नहीं होती, पिछले दिनों आपने देखा होगा भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो एक समुदाय है यहूदियों का, वो वहां जा रहा है और उसके लिए वो जमीन लेबनान वाली ऑफर की गई है कि आप यहाँ रहोगे। मैं उसकी इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम खेती वगैरह में काम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन इजराइल जाना चाहते हैं। तो इजराइल बढ़ रहा है, विस्तार कर रहा है। ये राजनीतिक स्तर पर और मिडिल ईस्ट में क्या असर दिखाएगा वो तो वक्त की ही बात है, परंतु जिस चीज को लेकर के भारत को चिंता करनी चाहिए कि भारत के अंदर पेट्रोल डीजल रिलेटेड जो भी और आइटम्स है वो महंगे होंगे, तो ये इकोनॉमी अफेक्ट तो होती है। हम सोचते हैं कि रुपए को मजबूत होना चाहिए कंपेयर टू दिरहम, लेकिन ऐसा है नहीं। दिरहम तो और भी ऊंचा उठ गया कंपेयर रुपीस के। आज भारत यूएसए की करेंसी के सामने $92.32 कन्वर्जन रेट में चल रहा है $1 के सामने, और दिरहम ₹25.50, जो कि होना चाहिए था ₹24 पिछले कुछ दिनों का। तो फिर भारत की करेंसी कमजोर क्यों हो रही है। तो इसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि लगाना। भारत का पेट्रोल और डीजल की वजह से जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, हम विदेशों से जो पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, तो उसका भुगतान जो हम कर रहे हैं उस वजह से भारत की इकोनॉमी पर प्रेशर आएगी। अब इसमें कोई चुटकी भर वो लोग होते हैं ना कमेंट्स में कि अंधभक्त हैं, ये हैं वो हैं, इसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो ये स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाएगा और देश बड़े खड्डे में ना उतरे, इसलिए धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक सावधानी मैं बता दूं बंगाल के लोगों के लिए, अगर भारत देश के अंदर अपोजिशन की पार्टीज को ये मौका मिल जाएगा, जैसे ही गैस पेट्रोल महंगा होता है, तो बंगाल का जो चुनाव है वो भाजपा को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पर अगर सरकार सफल नहीं हुई आम आदमी को ये दिखाने में कि ये भाव या रेट्स जो बढ़ रहे हैं ये विश्व के स्थिति के कारण बढ़ रहे हैं, तो बंगाल के लोगों को थोड़ा सा बुद्धि से समझना होगा। साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो कांग्रेस पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश करेगी वो तो डेफिनेटली करेगी, और उसमें कई और भी चीजें हैं। जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन मुद्दों को ये उठा नहीं पा रहे हैं। हाँ, गैस का क्राइसिस हो, चाहे मिडिल ईस्ट में पानी पीने का, हमारे लिए अगर पेट्रोल का प्रॉब्लम है तो उनके लिए पीने के पानी का प्रॉब्लम है। मैं दुबई में वाया कॉल करते हुए कनेक्ट हो रहा था, तो मुझे बताया गया कि जो फ्रोजन फूड है वो भी अब कम पड़ रहे हैं, खाने की चीज़ें कम पड़ रही हैं, लेकिन सरकार इसको ऑफिशियल बता नहीं रही है। मैंने खुद जो ऐप्स होते हैं वहाँ पर टिकट बुकिंग चेक की, तो अगर आप देखोगे टिकट बुकिंग में, तो टिकट बुकिंग में देखो मीडिया कैसे काम करती है। सारे ऐप्स जिनसे आप, बड़े बड़े ऐप्स हैं ना जिनसे आप टिकट बुक करते हो एयरलाइन की,
तो उसमें आपको पहले-पहले एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट्स दिखती हैं, फिर गल्फ एयर की दिखती हैं, फिर कतार की दिखती हैं। वो मुल्क जहाँ से प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहा है, उसकी टिकट्स बेची जा रही है ऐप पर, ताकि आपके पैसे उस प्राइवेट ऐप पर अटक जाएँ। सावधान हो जाइए। कोई एयरलाइन को बुक करने से पहले उस एयरलाइन की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के आपको ये काम करना है। नहीं तो क्या होगा, आपके पैसे अटक जाएँगे, रिफंड भी नहीं होगा। तो विदेशों की जो एयरलाइन चल रही है, अगर इतना ही एयरलाइन खुला था तो फिर दुबई वगैरह से लोग क्यों बम्बई नहीं पहुंच रहे, ये आपको विचार करना चाहिए। नवरात्रि की साधना के लिए मैंने आपको बहुत कुछ बताया। हनुमान जयंती जो 2 अप्रैल की आ रही है, उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। चाहे वो हनुमान चालीसा 108 पाठ हो या हनुमान नाम मंत्र हो, जो भी हनुमान का यज्ञ वाली मैंने एपिसोड आपको दी हुई है कि कैसे आप उसमें यज्ञ की करते हो तैयारी। बहुत सिंपल है। ये समय साधना का है और साधना को ही ध्यान में रखते हुए, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ही ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। संकट का काल है, मैंने बताया था 1000 दिन में से ये 400 दिन निकल गए हैं। कोई भी जीवन में परिवर्तन एक ही दिन सडनली नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, ताकि परमात्मा की वो व्यवस्था आप स्वीकार कर सके। तो ये 400 दिन में जब हम कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट से भारत ये निकल लो, तो आप मिडिल ईस्ट वाले तो हंसते थे, नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, सब तो ठीक है। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आपकी सेविंग्स वहां पर बैंक में है तो उसको तुरंत ट्रांसफर कर दो इंडिया में, दूसरे देशों में भी मत जाना। मैं यूरोप के लिए भी कहूंगा कि जितना हो सके अपनी सेविंग्स भारत के अंदर शिफ्ट कर दो। मैं अमेरिका के अंदर भी बैठे हुए भारतीय जिनकी बहुत गाड़ी कमाई है, कुछ समय से बेचारे वो हिंदुस्तान के बाहर हैं, तो अपनी गाड़ी कमाई को आप हिंदुस्तान में शिफ्ट कर दो, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ऐसे कानून आएंगे कि आपका कमाया हुआ धन आप कभी भारत नहीं बेच पाओगे। इसका अभी कोई मैं प्रमाण नहीं दे रहा हूं, जब हो जाएगा तो फिर एपिसोड बना दूंगा कि मैंने तो कहा था। तो ये डराने वाली बात नहीं है, लॉजिकल बात है। भूख मरेगा तो आप ही खाएगा, ऐसी वाली बात है। जब वो मरेंगे तो आपको कहेंगे कि आप पैसे क्यों लेके जा रहे हो, तो ये होगा। अभी भी समय है, भारत के अंदर अपनी सेविंग्स को शिफ्ट कर दो। और अंधाधुंध जिसको बोलते हैं ना, डर करके भागने की जरूरत नहीं है, सिस्टम से बाहर निकलिए। आपको काफी पहले समय हमने सतर्क किया था, अभी और सतर्क कर रहा हूं। यूरोप की स्थिति भी आने वाले दिनों में खराब होगी। ये युद्ध जो है टोटल 7 साल तक चलने वाला है। इसमें ईरान रहे न रहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर इस युद्ध के जो पूरे बादल हैं ये सब देशों में फैलेंगे। एक लेवल के बाद इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होगा, रशिया भी इन्वॉल्व होगा। कभी ध्यान दिया है, जो यूक्रेन रशिया वॉर की इतनी बातें चलती थी, आजकल कहाँ वो बातें चल रही हैं। तो ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स काम करती है, ग्लोबल एक लॉबी है हथियारों की जो ये काम कर रही है। इस वक्त ये लॉबी मिडिल ईस्ट में अपने हथियार बेचने की फिराक में है और वो सक्सेस भी हो जाएंगे। आप देखोगे धीरे धीरे करते हुए इसके अंदर बाकी देश इन्वॉल्व होंगे। 2039 तक का ये माहौल ऐसे ही रहने वाला है। कभी आपको बहुत शांति दिखेगी, कभी आपको बहुत अग्नि दिखेगी, लेकिन ये संघर्ष के काल में पहला स्पेल 2027-28 तक का, उसको संभाल लो। और वो जो कहते हैं ना, मैं हूं तो जगत है, मैं नहीं तो जगत नहीं। तो मेरे होने का जो अस्तित्व है वो मेरे परमात्मा से है। मेरा कभी भी कोई एपिसोड एथियस्ट के लिए नहीं होता है, और मेरे दृष्टि में एथियस्ट कोई होता भी नहीं है, क्योंकि खाता तो परमात्मा का ही है, कोई थोड़ी विज्ञान उसको खिला रहा है। अगर आपको याद हो, पिछले साल इसी महीने यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में जगन्नाथपुरी के ध्वज के ऊपर मंडराती हुई चील को देखा गया था। कुछ लोगों ने इसे बहुत ही अशुभ कहा, किसी ने कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मानी, लेकिन भविष्य मालिका का भी रेफरेंस देते हुए कहा गया कि भविष्य मालिका में इसका जो विवरण आता है ये विनाश का सिग्नल है। तो विनाश का सिग्नल तो हो गया, भविष्य मालिका में अगर लिखा हुआ है तो देख रहे हो 1 साल के बाद मिडिल ईस्ट जल रहा है। अब इससे जो संकेत और आगे आएंगे उससे आप नरेट करते जाओ। बट परमात्मा की व्यवस्था में अगर विश्वास रखते हो तो ये 1000 दिनों के संघर्ष के अंदर 400 दिन भले गुजर चुके हों, 600 दिन संघर्ष है, समय और खराब आएगा। इस साल गर्मी भी खूब बरसने वाली है। पानी के अंदर से ईरान ये कर सकता है कि बायोलॉजिकल कोई वेपन पानी में छोड़ दे, तो वो जो बीमारी वाली भविष्यवाणी थी मेरी, वो भी सच हो जाएगी। हो सकता है कि वो पेट्रोल के कुओं को डाइवर्ट कर दे पानी की तरफ। और जिस तरह से विश्व एक बीमारी की तरफ निकल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूं ऐसा ही होगा, पर उसकी संभावनाएं बन रही है कि ईरान कोई करतब कर सकता है, या ईरान के नाम पर कोई दूसरा देश ये करतब कर सकता है और ईरान के नाम पर चिट्ठी फाड़ दे। तो वाटर का जो
डिजीज था, मुझे लग रहा है कि इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये खाड़ी के देश से हो सकता है, एक्सपेरिमेंट किसी का हो जाए, बाकी तो भगवान तो है ही। और परीक्षा का ये समय है, डटे रहना, नवरात्रि की साधना में साथ रहना। एक आध कोई और एपिसोड बनाने का प्रयास करूंगा साधना के ऊपर, नवरात्रि साधना के ऊपर। आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि उसमें क्या आपके प्रश्न या जिज्ञासाएं रहेगी। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी क्वालिटेटिव। साथ में मैं आपको बता दूं, स्वामियो धर्म चैनल पर दुर्गा सप्तशती को करीब करीब 15-17 श्लोक जो हैं आपको स्वरबद्ध संधि विच्छेद के माध्यम से सिखाने का मैं और माँ श्री गीतम प्रयास करेंगे। तो वो भी एक आपके लिए सहारा होगा, और परिवार के साथ उस आधे घंटे को, उस एपिसोड को देखेंगे ताकि शक्ति साधना में आप उतर सकें। आप अपनी साधना में इसी तरह आगे बढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रेम और प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।